नमस्ते छात्रों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी संयुक्त का तीसरा पाठ सफ़र का साथी और सिरदर्द। प्रस्तुत पाठ के लेखक है राम नारायण उपाध्याय। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में व्यंग्यकार ने रेल यात्रा में मांगकर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक का तात्पर्य यह है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। प्रस्तुत जो निबंध है, इस निबंध के माध्यम से लेखक ने हमें रेल सफ़र का अनुभव बताया है। चलिए देखते हैं। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने और जो दूर हैं उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। निगाह चुराना मतलब नज़र रखना। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नागभौं सिकोड़ता हूँ और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, यह मुझे कतई पसंद नहीं। नाक भौं सिकोड़ना मतलब अप्रसन्नता प्रकट करना, व्यक्त करना। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। निहारना मतलब देखना, निरीक्षण करना। इसी बीच जैसे आँख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। कंकरी गिरना मतलब छोटा कंकड़, और चौपट हो जाना मतलब नष्ट हो जाना, बर्बाद होना। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। ओर छोर मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक। मराठी में कहते हैं एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकापर्यंत। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। मन मारना मतलब इच्छा को दबाना। सुरंग मतलब जमीन खोदकर बनाया गया मार्ग। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। कतई मतलब बिल्कुल। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर न जाए। पाला पड़ना मतलब सामना होना, मिलना। चलिए आगे देखिए। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है। नाज मतलब गर्व, घमंड। जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती हैं, सबको अपने हृदय में स्थान देती हैं, और जब चलती हैं तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। विदा मतलब विदाई।
अलग होना। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हों। बाइस्कोप मतलब फिल्म, सिनेमा। लेकिन कोई देखने दे तब न। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते हुए अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? इस प्रकार रेल सफ़र के दरमियान कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों के अखबार को मांगकर पढ़ते हैं और फिर वे वापस, भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। तभी वे सज्जन एक जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की चीज़ें मांग कर उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर वापस लौटाने के बजाय वे आगे उन चीज़ों को अपनी ही चीज़ मानकर दूसरों को दे देते हैं। देखते देखते वह समाचार पत्र जो है उसके पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि सफ़र के दरमियान समाचार पत्र जो होता है पढ़ने का काम हो जाता है, तब हम उसका इस्तेमाल कैसे तरह तरह के कामों के लिए करते हैं। जैसे सीट पहुंचने के लिए या उसे फैलाकर खाना खाने के लिए, कभी पंखे की तरह हवा देने के लिए आदि अलग अलग काम के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं? आप अनमने मन से कहेंगे, भोपाल तक। फिर वे पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है? फिर आप कहेंगे 3:15 बजे। फिर उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी। फिर आपने कहा टाइम बदल गया है। फिर वे कहते हैं, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाएं, यही गनीमत है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ। तभी तीर की तरफ प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? फिर आप कहते हैं हबीबगंज। फिर वह पूछेगा, हबीबगंज क्यों? कहा, वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। इस प्रकार वह सामने बैठने वाला व्यक्ति आपको तरह तरह के प्रश्न पूछ सकता है या प्रश्न पूछकर आपको परेशान कर सकता है। तो इस प्रकार के सफ़र के दरमियान तरह तरह के लोग जो हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग मिल जाते हैं और इन लोगों से सफ़र के दरमियान परेशानी उठानी पड़ती है। आगे देखिए, वे चिढ़कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपये ऐंठ लेंगे। इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता।
सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में न बैठा दें। अतएव चुप्पी साधकर निश्चल बैठ गया। चुप्पी साधना, कुछ भी न बोलना, शांत बैठना। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। लेखक कह रहे हैं कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान आपके साथ जो सहयात्री हैं उनके प्रश्नों का आपको जवाब देना ही पड़ेगा। पूछा, भोपाल में क्या करते हैं? आपने कहा, मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देंगे, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति आपको तरह तरह के सवाल पूछकर पूरी तरह से परेशान कर देगा। लेकिन लेखक के मुताबिक यह मानना है कि अगर आप यात्रा पर निकले हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आपके सहयात्री के साथ आपको बोलना ही पड़ेगा, चर्चा करनी ही पड़ेगी, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखिए। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शंटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। शंटिंग करना मतलब किनारे लगाना। कोई कहेगा 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर से सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। मेल मतलब सवारी गाड़ी जिसमें लोग बैठकर सफ़र करते हैं। माल मतलब मालगाड़ी जिसमें माल भरा रहता है। कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। इस प्रकार रेल सफ़र के दरमियान किसी रेल कर्मचारी के साथ आपका पाला पड़ जाता है, उनके साथ अगर आपकी मुलाकात हो जाती है तो वह पूरे रास्ते भर में आपको उसके कामकाज के बारे में आपको सुनाता रहेगा। वह कितने बजे की गाड़ी में आता है और कितने बजे की गाड़ी से जाता है तथा उसके सारे जो कामकाज है उसके बारे में वह आपको सुनाता रहेगा। रेल सफ़र के दरमियान आपके आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं। उनमें से दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी। कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। अंदेशा मतलब आशंका, खतरा। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। उसने पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है? मैंने कहा, मेरे पास बैठ जाओ। मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। इस प्रकार लेखक का जो अनुभव है वह हमें बता रहा है कि कैसे पूछताछ विभाग वाला व्यक्ति मिल जाता है और वह अपनी सारी बातें सुना रहा है। चलिए आगे देखिए। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? मैंने कहा, यह तो सहज बात है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। आरक्षण करके सफ़र पर निकलना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आरक्षण से हमें अपनी सीट मिल जाती है और हम आराम से सफ़र कर सकते हैं। लेकिन बिना आरक्षण के यात्रा करना लेखक के मुताबिक सिरदर्द मोल लेने जैसा है। चलिए आगे देखिए। वे बोले, आप भी अजीब आदमी है। सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रख लेते हैं
अकड़कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह हिकारत भरी निगाह से कहता है, हिकारत मतलब तुच्छ, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है न आरक्षण। इशारे इशारे में कुछ बात होती है और उसे वह जहाँ से चाहता है, जहाँ तक के लिए चाहता है, वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है कि भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए, लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है कि भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। इबारत का मतलब लिखा हुआ अक्षर विन्यास। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक ने अपनी व्यंग्यात्मक शैली का दर्शन कराया है। आगे देखिए, सांझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थीं, लोगों ने अपने अपने होलडाल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थककर चूर-चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिरदर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। वे बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं? इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे, ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं और कहेंगे हाथ लगा कर देख लो गरम है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी होती है। लेखक सफ़र के दरमियान थक कर आराम करना चाहते हैं और उस समय सिरदर्द की गोली खाकर वे लेटना चाहते हैं, लेकिन वह सहयात्री उन्हें आराम भी नहीं करने देता है। वह अपने जो प्रश्न है, सवाल है, वह पूछता जाता है और इस तरह पूछता है कि आखिर में लेखक जो हैं वह तंग आ जाते हैं। यहाँ सहयात्री लेखक को सलाह दे रहा है कि सिरदर्द के समय साधारण गोलियां नहीं खानी चाहिए, जिससे रिएक्शन आ सकता है। यह बात वह करता है। इतना ही नहीं, वह कहता है कि ये रेल वाले बासी पूरी कचौड़ियाँ उबलती हुई कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना होता है। जेब गरम करना मतलब पैसे कमाना। आगे देखिए, मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मज़ा आता है। फिर पूछता है वह, आपको सिरदर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? पैतृक मतलब पिता से चलती आई हुई। मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी के सिर हैं, अतएव सबको सिरदर्द होना स्वाभाविक है। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? बिना सिर पैर की बातें करना, इसका मतलब है निराधार बातें करना, व्यर्थ की बातें करना। जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिरदर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिरदर्द होता है। इस प्रकार लेखक पूरी तरह से सहयात्री के सवालों से परेशान हो जाते हैं और वे कहते हैं कि मैंने कहा ना, अब बजा फरमाते हैं, मतलब बिल्कुल सही फरमाते हैं। जब मैं घर से चल पड़ा तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था, मतलब बिल्कुल आनंदित था। लेकिन जब से हम सफ़र सहयात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करें। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द ए सिर से परेशान हूँ। इस प्रकार लेखक ने आखिर में तंग आकर यह बात की है कि सिर दर्द
से मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि जो सहयात्री हैं, हम सफ़र हैं, उनके द्वारा पूछे गए सवालों से मैं परेशान हूँ। उनके द्वारा तरह तरह की जाने वाली बातों से या हरकतों से मैं परेशान हूँ।